यूनिट सेकंड अपनी कंप्लीट हो गई थी, ठीक है ना। बॉटनी क्लास थोड़ी बेटा, आप केमिस्ट्री के फिर यूनिट अपनी कौन सी कंप्लीट हो गई थी अपनी, सेकंड हो गई थी, ठीक है ना। और सेकंड यूनिट कंप्लीट होने के बाद देखो एक बार यूनिट सेकंड का फैक्टोरियल निकालना बेटा, जो पहले दिन करवाया था। उसमें समाव्यवता बता दी, संरचनात्मक बता दी, संरचनात्मक के पांचों प्रकार बता दिए। देखो फटाफट से मिला, त्रिविम बता दिया। त्रिविम में कौन कौन सी बता दी तुम्हें बेटा, विन्यासी और संरूपणीय। विन्यासी बता दी, प्रकाशिक पढ़ा दी, ज्यामितीय पढ़ा दी। प्रकाशिक में स्मॉल डी, स्मॉल एल, कैपिटल डी, कैपिटल एल, आर और एस बता दी। ज्यामिति में सिस, ट्रांस, सिन, एंटी। सिन एंटी किसमें बताए थे, एल्डोऑक्सिम में और कीटोऑक्सिम में बताए थे। और तुम्हारी तीसरा कौन सा था बेटा, तीसरा कौन सा था, ईजेड। ई का मतलब एंटी गेगन और जेड का मतलब दुसामिन। समझ में आ गई यहाँ तक कि दोनों कौन सी भाषा के शब्द हैं, जर्मन भाषा के। याद करो बेटा। फिर अपन ने कौन सा शुरू करा था, संरूपणीय समावयवता, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। संरूपणीय समावयवता हम दो पढ़े थे, कौन कौन से, एथेन का संरूपणीय विश्लेषण और ब्यूटेन का संरूपणीय विश्लेषण। क्लियर है यहाँ तक की बात। एथेन में दो रूप बने थे, सांत्रित रूप और ग्रसित रूप। और ब्यूटेन में कितने बने थे, चार, सांत्रित, ग्रसित, गॉस और पूर्ण। याद है ना, क्लियर है यहाँ तक की बात, क्लियर है। ये अपनी यूनिट क्या हो गई थी, कंप्लीट। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड अपनी हो गई। अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा यूनिट फोर्थ, ठीक है ना। मैं यूं कर रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएससी पार्ट फर्स्ट में सबसे सरल यूनिट है, 3 या 4 दिन की यूनिट है, पूरी खत्म हो जाती है, स्कोरिंग यूनिट है, पूरे नंबर आते हैं, बहुत सिंपल है। सिर्फ एक चीज याद रहनी चाहिए, उसे मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं और अब भी पढ़ाऊंगा। यूनिट का नाम लिखो, एरीन तथा एरोमेटिकता। यूनिट 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 4, एरीन तथा एरोमेटिकता। पीछे वाली लाइट नहीं जलती क्या, जला के देखना बेटा। अंधेरे में क्यों बैठे हो, वहां से, यहां से कहाँ है लो। हाँ ठीक है, एरीन। अब ठीक है, एरीन तथा यूनिट 4 लिखो, एरीन तथा एरोमेटिकता। यूनिट का नाम लिख लिया। अब देखो सुनो, देखो अपन ने स्थायित्व, इधर सुनो बेटा, लिखना छोड़ दो नोट्स वगैरह में समय, यूनिट का नाम लिख लो, जो मैं बोर्ड पर लिखता जाऊं वो लिखते जाना। देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, एरोमेटिकता की। एरोमेटिकता एक कंसेप्ट है जो यौगिकों के स्थायित्व के बारे में बताता है। ध्यान से सुनना, एरोमेटिकता, एरोमेटिकता एक कंसेप्ट है जो यौगिकों के किसके बारे में बताता है, स्थायित्व के बारे में। और देखो मैं इसको कैसे लेके आता हूं तुम्हारे आगे। जिस यौगिक में, अब ध्यान से सुनना एक एक बात को, जितना ध्यान से सुनोगे उतना समझ में आएगा। जिस यौगिक में जितना ज्यादा एरोमेटिकता होती है वो यौगिक उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। जैसे एक एग्जांपल से लेकर आता हूं, मैंने तुम्हारे आगे एक वर्ड लिखा, क्या लिखा है बेटा, पेट्रोल। सब जानते हैं इसको अच्छी तरीके से, पेट्रोल क्या है क्या नहीं है अपन को सब पता है। लेकिन पेट्रोल वर्ड के बारे में अगर मैं पूछूं कि पेट्रोल वर्ड कहां से आया है, तो बता सकते हो क्या कि पेट्रोल वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ है। देखो बेटा, जितने भी वर्ड है साइंस में, उसमें से 99% वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, ठीक है। पेट्रोल जो शब्द है, पेट्रोल जो वर्ड है, वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रो प्लस ऑयल। और पेट्रो जो वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और पेट्रो का मतलब होता है रॉक्स, दी रॉक्स, अर्थात चट्टानों का तेल। पहली बार जो पेट्रोल निकाला गया वो चट्टानों को तोड़ के निकाला गया। समझ में आ गया यहाँ तक। ऐसा नहीं है कि चट्टान पीस डाली सरसों की तरह, सरसों पीस डाली बस चट्टान पीस नहीं और निकल आया तेल में, ऐसे नहीं बेटा। चट्टानों को तोड़ के चट्टानों के अंदर जो ऑयल निकला वो क्या कहलाया बेटा, पेट्रोल कहलाया, रॉक्स का ऑयल। और रॉक को क्या कहते हैं ग्रीक भाषा में, पेट्रो। तो क्या बन गया, पेट्रोल। समझ में आ गई यहाँ तक। देखो एक छोटा सा स्टेटमेंट बोलता हूं मैं तुम्हें, जो तुम बहुत बेसिक क्लासेस में पढ़कर आए होंगे, कि आपसे पूछा जाता है कि पेट्रोल, डीजल, कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपने पढ़ा होगा आज से कई हजारों साल पहले धरती पर उथल पुथल हुई। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी। और उस उथल पुथल होने की वजह से जितनी भी जीवित जीव थे, वनस्पति थी, वो सब धरती के अंदर चली गई। और धरती पर अंदर जाने के बाद उस पर उच्च ताप लगा। धरती के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, आप सबको पता है। उच्च ताप लगा, उसकी दाब लगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा, और समय के साथ वो जो जीवाश्म था वो किसमें परिवर्तित हो गया, पेट्रोल डीजल आदि में परिवर्तित हो गया। ये स्टेटमेंट तो मैंने पढ़ लिया, ये स्टेटमेंट तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन उस स्टेटमेंट का आज मैं आपको एप्लीकेशन सिखाता हूं। कैसे एप्लीकेशन है, मुझे कैसे पता चला,
आज बाड़मेर में रिफाइनरी लगी हुई है, सब जानते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। राजस्थान पेट्रोल के प्रोडक्शन में, पेट्रोल के उत्पादन में अब बहुत आगे आता जा रहा है। पहले तो बॉम्बे में निकलता था, बॉम्बे हाई में, ठीक है। अब राजस्थान बहुत आगे चल रहा है, निकल बढ़ रहा है। बाड़मेर में, जैसलमेर में, वहाँ कुएं नहीं है, ऐश्वर्या मंगला कुओं के नाम है, इन कुओं से अत्यधिक मात्रा में तेल निकल रहा है, पेट्रोल निकल रहा है। और वो पेट्रोल वहां से रिफाइनरी के लिए कहा जाता है, गुजरात जाता है, और वहां से रिफाइन होके, साफ होके। पेट्रोल ऐसे थोड़ी निकलता है कि धरती में से निकला, बाल्टी से खींच लिया और मोटरसाइकिल में डाला और चल भैया देख के। पहले उसको क्या करना पड़ता है बेटा, प्योर करना पड़ता है, उसको रिफाइन करना पड़ता है। और रिफाइन कहां पर होता है, रिफाइनरी में। देखा नहीं, मथुरा जाते हैं तो आग सी दिखाई देती रहती है, रिफाइनरी में चलती रहती है वो, ठीक है। तो सुनो, ये बात साइंटिस्टों को कैसे पता चली, कि साइंटिस्टों को कैसे पता चला कि जीवाश्म से जो जीपी जो पेट्रोल बना है, ये पेट्रोल बना है वनस्पति से, जंतुओं से। देखो हमारे शरीर में दो चीज पाई जाती है, एक तो हीमोग्लोबिन, सबको पता है हमारी बॉडी में, और एक पौधों में मिलता है क्लोरोफिल। क्या मिलता है, क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल की अगर संरचना को देखें ना, तो दोनों की संरचना समान होती है, स्ट्रक्चर समान होती है। केवल अंतर कितना होता है, हीमोग्लोबिन में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो क्या होता है, आयरन होता है, Fe होता है। जबकि क्लोरोफिल में कौन सा होता है, बायोलॉजी वाले कौन कौन से हैं, जब पूरी क्लास मैथ की है बेटा, अभी लिस्ट निकलवा लूं फिर। क्लोरोफिल किसमें, क्लोरोफिल में क्या होता है, सब मैथ के हैं। इंट्रीगेशन पूछ रहा हूं फिर बेटा सबसे, एक्स की पावर बताओ जल्दी, नहीं तो फिर एक्स की पावर एन, मैग्नीशियम, कौन सी होती है, मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल। अब आज देखो, आप मेरी बात सुनो, जब पेट्रोल धरती से निकला पहली बार, तो पेट्रोल के साथ साथ बेटा हीमोग्लोबिन की कुछ मात्रा निकली और क्लोरोफिल की कुछ मात्रा निकली। सोचो धरती के अंदर कितने सालों तक पेट्रोल बना है, कितना हाई टेम्परेचर और कितना हाई प्रेशर है, फिर भी हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल का कुछ भी नहीं बिगड़ा, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने पता चला, लगा लिया कि इस हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल के द्वारा ही पेट्रोल का फॉर्मेशन हुआ है। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल इतने ज्यादा स्थायी क्यों होते हैं, तो उसका कारण क्या है, इनमें क्या पाई जाती है, एरोमेटिकता। तो मेरा कंसेप्ट जो समझा रहा हूं वो तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं, एरोमेटिकता एक फिनोमेना है, ठीक है, एक लक्षण है जो किसके बारे में बताता है, यौगिकों के स्थायित्व के बारे में बताता है। एरोमेटिकता होने के लिए कुछ कंडीशन है। पहली बात, जो बेटा वलय होनी चाहिए, जो संरचना है वो किसके रूप में होनी चाहिए, वलय के रूप में होनी चाहिए, लिखते जाना है सारे पॉइंट। उसके अलावा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां n बराबर क्या है बेटा, 0 1 2 3 डैश 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 सो ऑन। वलय होनी चाहिए, रिंग होनी चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, n बराबर 0 1 2 3। प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण क्या होना चाहिए, या तो sp होना चाहिए या फिर sp2 होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए बेटा, संयुग्मन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संयुग्मन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। संयुग्मन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। अगर कोई यौगिक इन सभी शर्तों की पालना करता है तो वो यौगिक क्या कहलाता है, एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। और एरोमेटिक यौगिक अत्यधिक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस यूनिट में अपन एरोमेटिकता या स्थायित्व के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो सुनो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में n बराबर क्या है, 0 1 2 3। अगर मैं n बराबर 0 पुट करूं इस फॉर्मूले में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2। तो इसका मतलब मैं पुट करता हूं n बराबर 0, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n बराबर 1 पुट करता हूं, देख लो, अगर इसमें 1 पुट करूंगा तो 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने का डिफरेंस चल रहा है भैया, दो का तो कहां, दो का कहां दिखाई दे रहा है तुम्हें, अच्छा इसमें और इसमें, मूर्खो, यहां से यहां तक कितने का है, 4 का, तो अगला डिफरेंस भी कितने का होगा, 4 का, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब n बराबर 2 पुट करके देख लो, देखो 4 2 8, 8 हो गया, 8 और 2 10। इसका मतलब अगला यही चलेगा पूरा इस तरीके से, 4 4 के डिफरेंस से। तो ऐसे साइक्लिक यौगिक, ऐसे वलय युक्त यौगिक जिनमें 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मन में होते हैं और प्रत्येक परमाणु का संकरण या तो sp होता है या फिर sp2 होता है, वे सभी यौगिक क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। और एरोमेटिक यौगिकों के कारण स्थायित्व के मान में, स्टेबिलिटी के मान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। क्लियर है, यहां तक की बात ध्यान रहेगा। जैसे आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं, बेंजीन, आप सब जानते हो बेंजीन को। देखो बेंजीन में कितने पाई बंद है, 3, वेरी गुड, 1 2 3।
समझ में आ गया यहाँ तक? 3 पाई बंद होने का मतलब ये हो गया कि एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। शुरू से बात कर रहे हैं, एक बंद में 2, तो 3 में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो संयुग्मन है कि नहीं है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, संयुग्मन डबल सिंगल डबल, संयुग्मन की पालना हो रही है। प्रत्येक परमाणु का संकरण निकालना सिखाया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में कार्बन के कितने संकरण होते हैं? 3। कौन कौन से? sp, sp2 और उनको निकालने का तरीका क्या है? सिग्मा बंधों की संख्या को काउंट कर लो। ये देखो प्रत्येक कार्बन के पास एक क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन। सिग्मा बंध काउंट करो, 1 2 3, 3 सिग्मा का sp, 3 सिग्मा का मतलब sp2, 2 p और 1 s, 3 हो गए 3, 2 सिग्मा का मतलब sp। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो एरोमेटिक बेंजीन कैसा है? एक एरोमेटिक यौगिक है, और एरोमेटिक होने के कारण ही बेंजीन का स्थायित्व तो बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? जैसे मैं आपके आगे लिखूं ये कंपाउंड साइक्लोप्रोपीनियम धनायन। अच्छा देखना, बताना कितने पाई बंद है? 1 पाई बंद, बहुत बढ़िया, ठीक है। 1 पाई बंद में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक पहली शर्त की पालना हो गई। क्या वलय के रूप में है? वलय के रूप में दिखाई दे रहा है। अच्छा ये वाली हो गई। इन अभी अभी देखा है डबल बॉन्ड का संकरण क्या होता है? sp2, sp2 हो गया। ये क्या है बेटा? धनावेशित कार्बन को क्या कहते हैं? क्या मैंने कार्बोकैटायन पढ़ा दिए? वेरी गुड। कार्बोकैटायनों का संकरण sp2। अगर पूर्व ज्ञान है तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और आप यूं सोचो कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति बिना पूर्व ज्ञान के हो जाए तो ये जीवन में संभव नहीं है, ठीक है ना। आपको कार्बोकैटायन पढ़ा दिए, कार्बोकैटायनों का संकरण sp2, sp2, sp2 और sp2। संयुग्मन की बात करते हैं, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल। समझ में आ गई बात? अर्थात ये कैसा हो गया? एरोमेटिक यौगिक हो गया। आप सब पढ़कर आए हो 12th क्लास में डार्जन रिएक्शन, डार्जन अभिक्रिया पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? डार्जन अभिक्रिया क्या थी बेटा? जब एल्कोहलों की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड बनते हैं। अभिक्रिया स्पेशल थी, क्यों स्पेशल थी? क्योंकि इस विधि के द्वारा शुद्ध एल्किल हैलाइड बनते हैं, क्योंकि बनने वाले सह उत्पाद कौन कौन से? SO2 और HCl, ठीक है। आसानी से अभिक्रिया से क्या हो जाते हैं? पृथक। तो देखो किसकी उपस्थिति में हो रही थी ये रिएक्शन? वेरी गुड, जिसने भी कहा, पिरिडीन की उपस्थिति में। ये लो पिरिडीन हो गया, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6। पिरिडीन भी कैसा यौगिक हो गया? एक एरोमेटिक यौगिक हो गया। इसके अलावा देखो और मैं एक कंपाउंड बनाता हूं आपके आगे, ये देखो, ये है नेफ्थलीन। ये क्या है बेटा? नेफ्थलीन। कितने पाई बंद दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं। 5 का मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन? एक शर्त की पालना, वलय है, ठीक है। प्रत्येक परमाणु का संकरण sp2, और देखो संयुग्मन है कि नहीं है? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। अर्थात ये नेफ्थलीन कैसा यौगिक होता है? एक एरोमेटिक यौगिक होता है। देखना सीख गए। और जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो अत्यधिक क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं एरोमेटिक यौगिकों की अभिक्रियाएं। बेटा बेंजीन की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? मैं पढ़ा और चुका हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। पहली यूनिट में कॉपी में लिखवाई और है, और याद कौन करे? बेंजीन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया क्या? वो तो कार्बोकैटायन थे बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आ गया आंसर, पेज पलट के ही आया सही। पर कम से कम ये तो पता है ना अपन को कॉपी में लिख कहाँ रही है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। चलो बेंजीन की या एरोमेटिक यौगिकों की लिख लो एक लाइन। एरोमेटिक यौगिकों की याद रखना इसको। एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं, एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। और अपन पढ़कर आए हैं इस रिएक्शन को। कौन सी रिएक्शन कराई थी अपन ने? बेंजीन पर किसकी अभिक्रिया कराई थी? HNO3 की किसकी उपस्थिति में? वेरी गुड, H2SO4 की उपस्थिति में क्या बना था गुड़िया? नाइट्रोबेंजीन बना था, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखना, आप देखना पूरी यूनिट एक रिएक्शन में समाप्त कर दूंगा। पूरी यूनिट में एक ही मैकेनिज्म में, सबसे सिंपल यूनिट है, ठीक है। देखो ये है बेंजीन, ध्यान से देखना, ये है बेंजीन,
और बेंजीन पर मैं अभिक्रिया करा रहा हूँ। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही और एनयू का मतलब नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की कराता हूँ। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है और हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ जाता है बेटा, हाइड्रोजन की जगह पे तो इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है और यहाँ क्या हो जाता है, एच न्यू। अरे क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी अणु परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन स्लो स्टेप में, धीमे पद में या वेग निर्धारक पद में कौन कर देता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही कर देता है। ठीक है ना, अभिक्रिया हुई है तो अभिक्रिया की क्या हुई होगी बेटा, मैकेनिज्म होगी, क्रियाविधि होगी, ई एन यू। इलेक्ट्रोफाइल पर कैसा आवेश होता है, धनावेश, वेरी गुड। और नाभिक स्नेही पर ऋणावेश। इसका मतलब ये दोनों बंध को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन टूट कर किस पर जाएंगे, नाभिक स्नेही पर। ई पर क्या आ गया, पॉजिटिव, और नाभिक स्नेही पर क्या आ गया, नेगेटिव। मेरा इलेक्ट्रॉन स्नेही तैयार है आक्रमण करने के लिए, किस पे आक्रमण करने के लिए, बेंजीन पर। याद करो अभिकर्मक कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के, कौन कौन से, क्रियाधार, वेरी गुड, और अभिकर्मक। क्रियाधार और अभिकर्मक, क्रियाधार वो प्रजाति होती है जिसके ऊपर अभिकर्मक आक्रमण करता है, याद आया कि नहीं हुआ, और अभिकर्मक किस पर आक्रमण करता है, क्रियाधार पर। मैंने एग्जांपल और दिया था कौन सा, भारत पाकिस्तान वाला। मैंने कहा था भारत कौन है, क्रियाधार या अभिकर्मक, क्रियाधार, वेरी गुड, एक को याद है। और अभिकर्मक कौन है, पाकिस्तान। अभिकर्मक कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। देखना और सिखाया था बेटा तुम्हें कि क्रियाधार कौन सा होता है और अभिकर्मक कौन सा होता है। उदासीन प्रजाति तो कौन होती है, क्रियाधार होती है, और आवेशित प्रजाति अभिकर्मक होती है। ठीक है, अब देखो ये है मेरा क्रियाधार, सारी चीजों को अपन पहली यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ई प्लस, इसलिए तो वहां टाइम लगाया था। ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन है यहाँ, इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप कौन सा होता है बेटा, स्लो। स्लो स्टेप कौन सा होता है, आरडीएस, वेग निर्धारक पद। बताया था क्यों होता है, कार बनाने वाला एग्जांपल दे चुका हूं ऑलरेडी। सिग्मा और पाई बंध में कौन सा टूटेगा, पाई बंध टूटेगा। पहले हमेशा कौन सा टूटता है, पाई टूटता है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, यहाँ कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ कैसा है, पॉजिटिव। जैसे यहाँ नेगेटिव आएगा इस पर कौन अटैक कर देगा, पॉजिटिव अटैक करेगा। क्या कंडीशन आएगी बेटा, देखना, ये देखो H इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ गया, ठीक है, E इससे जुड़ गया। जब यहाँ नेगेटिव था तो नेगेटिव ने पॉजिटिव के साथ जुड़कर बंध बना लिया। जब यहाँ नेगेटिव आया तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव के बाद ये क्या है, सिंगल, और ये लो इस तरीके से। ठीक है, अब देखना मेरी बात ध्यान से, पॉजिटिव सिंगल डबल क्या है, ये संयुग्मन, कॉन्जुगेशन, और जहां जहां संयुग्मन होता है वहां वहां अनुनाद होता है। अब देखो अनुनाद में हमेशा पाई बंध के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब ये पाई बंध टूटेगा और इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आएंगे ऊपर, यहाँ कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और वैसे ही मैंने एक दिन कहा था, स्टेटमेंट दे रहा था कि केमिस्ट्री में जो आवेश है वो किसके समान है, दुख के समान है, और दुख को कोई भी अपने पास नहीं रखना चाहता, आगे ट्रांसफर करेगा। देखो अगर ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई और याद रह गई ना, तो देखो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड। जब यहाँ बेटा नेगेटिव आया है तो यहाँ पॉजिटिव, और ये बॉन्ड एज इट इज। अगली स्टेप देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल क्या है, संयुग्मन, और जहां संयुग्मन होता है वहां अनुनाद होता है। पॉजिटिव सिंगल डबल, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। जब यहाँ नेगेटिव आया है तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या बनेगा बेटा, एच ई, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, और यहाँ कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अगला स्टेप होगा फास्ट। अब एक बात देखना बेटा, इस समय रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे, 3 पाई। मैं पाई इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूँ, पाई बंद नहीं पूछ रहा। स्टेटमेंट को सुना करो, पेपर में भी स्टेटमेंट को देखना वो क्या कहना चाह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है। 1 2 3, 3 पाई बंद है, इसका मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। 6 का मतलब ये एरोमेटिक है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ कितने पाई बंद है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4। इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं रहा। अच्छा, जो एरोमेटिक है वो ज्यादा स्थायी है, जो एरोमेटिक नहीं है वो ज्यादा स्थायी है। लेकिन इस समय एरोमेटिक नहीं रहा, रिंग की एरोमेटिकता बिगड़ गई। लेकिन रिंग चाहती है मैं स्थायी बनी रहूं, स्टेबल बनी रहूं, इसीलिए यहाँ से क्या करती है, रीजन दे रहा हूँ, जो ड्राइविंग फोर्स मिलती है, प्रेरकीय बल मिलता है, वो कहाँ से मिलता है। इस स्थिति में ये बंद टूटता है और इस बंद के इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ से क्या बाहर निकलता है, H पॉजिटिव, ये E, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और ये एज इट इज। देखो बेटा यहाँ पर बॉन्ड 2 इस तरीके से थे, यहाँ एक बॉन्ड इधर बनाया था
और देखो ये इस तरफ आ गया। इसका मतलब अनुनाद के कारण पाई बंध लगातार क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। अनुनाद के द्वारा बनने वाली संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक संरचनाएं होती हैं, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन यदि इन सब संरचनाओं को जोड़कर एक नई संरचना बनाई जाए तो बनने वाली संरचना को अनुनादी संकर कहते हैं। और अनुनादी संकर एक वास्तविक संरचना होती है। पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है रिंग में, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, तो इसमें पॉजिटिव बनाओ, इधर से स्टार्ट करो घुमाना और यहां तक जा रहा है। समझ में आ गया बात? ऊपर से खुला हुआ छोड़ देना। इस प्रकार बनवा चुका हूं एक बार मैं ये एग्जांपल। और रिएक्शन कौन सी थी? बेंजीन के साथ किसकी रिएक्शन करा रहा था? HNO3 की। किसकी उपस्थिति में? सेम वही क्रियाविधि नहीं है क्या? पूरी यूनिट इसी पे आधारित है। ये मैकेनिज्म जिसको याद है, यहां से क्या बाहर निकला बेटा? H पॉजिटिव। रिएक्शन में भी किसने भाग नहीं लिया? NU नेगेटिव ने। H पॉजिटिव प्लस NU नेगेटिव मिलकर क्या बना लेते हैं? HNU। ये लो, H पॉजिटिव और NU नेगेटिव मिलकर क्या बना लेते हैं? HNU। और इस तरीके से इस रिएक्शन की क्या होती है? मैकेनिज्म होती है। इसको नाम और बताए थे बेटा, बताना। और वीलैंड मध्यवर्ती, वेरी गुड। वीलैंड मध्यवर्ती, अभिकर्मक नहीं। और एरिनियम आयन, वेरी गुड। और बेंजीनियम आयन। चार नाम थे इसके। सिग्मा संकुल, पेपर में इसी नाम से पूछता है कई बार कि सिग्मा संकुल पर टिप्पणी करो, पूरा लिख के आना पड़ेगा। ये हो गया आपका, शाबाश। सिग्मा संकुल, बस एक के 33 में से 33 आ जाए, 33 अपना काम हो जाता है उसी में। अपने पूरी क्लास से मतलब थोड़ी है, अपन को तो एक की मार्कशीट दिखानी है, फेल वाले की तो कोई दिखाता नहीं है। बेंजीनियम आयन, सिग्मा संकुल, एरिनियम आयन, सिग्मा संकुल, बेंजीनियम आयन, एरिनियम आयन और वीलैंड मध्यवर्ती। ठीक है बेटा। और ऑर्गेनिक में जिसके 33 में से 33 आते हैं फर्स्ट ईयर में, उसको मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से 5100 का इनाम देता हूँ। पिछले 2 साल से तो कोई नहीं ले पाया, पर उससे 2 साल पहले तो लिया है लगातार। एक बार तो एक लड़के के भी आए थे और लड़की के आए थे, दोनों को 5100। ठीक है, पर बेटा पहले 33 में से 33 लाओ। कहना दांत फाड़ना कुत्ते की तरह बहुत आसान है, और जब खुद का नंबर लगेगा तब पता चलेगा। अब फाड़, बोल। 3 नंबर नहीं आएंगे नीच के। फिर अगली साल दिखाना दांत, आते हैं सेकंड ईयर में। फिर गुरुजी पांच क्वेश्चन बता दो इंपॉर्टेंट, बस पास ही है जाए। ये हो गई बेटा आपकी पहली रिएक्शन। ठीक है ना, सामान्य क्रियाविधि। अब हेडिंग लिखो बेटा आप, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। अब आप हेडिंग लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण, एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। और इन उदाहरणों में जो पहला उदाहरण है आपका, सबसे पहला, वो है नाइट्रीकरण। इसको मैं ऑलरेडी एक बार लिखा चुका हूं, फिर लिखा रहा हूं। नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रीकरण को देखो, इसी रिएक्शन में देखना, आप खुद देखना, आपके सामने क्रियाविधि है और मैं किस तरीके से कर रहा हूं। आपको मैं बेसिक स्टेप लिखवा दूंगा और घर जाके आपको उनको खुद को पूरा करना है। देखो बेटा ध्यान से देखना, नाइट्रीकरण रिएक्शन करा रहा हूं। नाइट्रीकरण में क्या है, जब बेंजीन की अभिक्रिया HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में नाइट्रोबेंजीन बनता है और साथ में बनता है बेटा इस बार H2O। देखो सेम रिएक्शन है, सेम H2SO4
इस अभिक्रिया में किसकी तरह लिया है, उत्प्रेरक की तरह, और उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। H2SO4 कैसे टूटेगा बेटा, H पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस। HNO3 को मैं कैसे लिख रहा हूं देखना, HONO2 दिखाई थी एक बार, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, HONO2 देखो, एक H एक N दो ऑक्सीजन प्लस H पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। मैंने क्या कहा था, एकांकी इलेक्ट्रॉनों बंद बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन H पॉजिटिव के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन को बंद बनाना है और जब बंद में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के होते हैं तो बनने वाले बंद को उपसंयोजक बंद कहते हैं। और उपसंयोजक बंद को किसके द्वारा बेटा, वेरी गुड, तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये लो, फिर क्या किया कहा था मैंने, जब उपसंयोजक बंद को सहसंयोजक बंद में परिवर्तित करते हैं तो जहां पर तीर का निशान है वहां पर कैसा आवेश आता है, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव को उदासीन कर देगा और जहां उसकी टेल होती है, पूंछ होती है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या बनेगा, HO पॉजिटिव HNO2। और आप सबको पता है ऑक्सीजन की तो विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की प्रकृति है ऋणावेश को धारण करने की, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन पर कैसा आवेश आ रहा है, धनावेश आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इस स्थिति में इस बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इसके पास, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव को उदासीन कर देगा और NO2 पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये लो, मेरा इलेक्ट्रॉन स्नेही तैयार है, NO2 पॉजिटिव के रूप में H2O बन गया। इलेक्ट्रॉन स्नेही तैयार है मेरा किस पर आक्रमण करने के लिए, बेंजीन वलय पर, NO2 पॉजिटिव। ये देखो, ये आक्रमण करेगा, वही कहानी, NO2 पॉजिटिव, NO2 और ये लो NO2 बन गया प्रोडक्ट। यहाँ पर E की जगह क्या हो जाएगा, NO2। ये लो, समझ में आ गई बात। यहाँ से क्या निकला है, H पॉजिटिव। रिएक्शन में किसने भाग नहीं लिया पूरी में, कहीं मैंने यूज किया क्या HSO4 माइनस को, नहीं लिया, तो लास्ट में H पॉजिटिव अगेन रिएक्ट विद HSO4 माइनस, क्या बन जाता है बेटा, H2SO4। वैसे भी H2SO4 क्या उत्प्रेरक है, और उत्प्रेरक H2SO4 क्या है बेटा, उत्प्रेरक है, और उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित, सेम मैकेनिज्म। ठीक है, रिजॉइन